कंटिन्यू है सर। कंटिन्यू उनका स्टॉप करो ना, उनका वाला वीडियो उनका तो हो गया। सब लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं? सर वो जो पीडीएफ भेजी थी उसमें सारे नहीं हो पाए। लेकिन काफ़ी हद वो तो हमें भी पता है, बहुत ज़्यादा हम कब से बोल रहे हैं, आज से बोल रहे हैं। काफ़ी कर लिए हैं लेकिन सब टॉपिक वाइज करते रहोगे आप तो चीज़ें याद होती रहेंगी और नए कॉन्सेप्ट नए फैक्ट मिलते रहेंगे। तो आप लोग जब पढ़ते हो ना, मतलब बुक्स जब पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उससे क्या होंगी, चीज़ें रिलेवेंट वाइज कनेक्ट होती रहेंगी। बहुत से ऐसे फैक्ट है जो मैं क्लास में एक्चुअली मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें जो इकोनॉमिक पार्ट में अगर दिए हुए हैं उसको कवर करिए वहाँ से, और कंसेप्ट के कई एंगल दिए हुए हैं वहाँ पे। देखा होगा ना, एक एक कॉन्सेप्ट के कई एंगल हैं, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये एक बार पढ़ के एक बार क्वेश्चन करके भी काम नहीं चलेगा, कई बार क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वो रिवीजन करना पड़ेगा। जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है उसको मार्क कर लो, या सबके एक्सप्लेनेशन तो दिए ही हुए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है क्या? यही नहीं सर है, लेकिन वो बुक्स में लिखे हुए हैं, बुक लेके नहीं आया। ठीक है, नहीं ले आए कोई बात नहीं, बुक में लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, लास्ट टाइम क्या टॉपिक हम पढ़ा रहे थे? बैंकिंग तो पढ़ा रहे थे, उसमें लास्ट टॉपिक कुछ लिखाए थे ना? लिखाए थे ना कुछ टॉपिक? क्या क्या लिखाया था? कितने लोग नए हैं आज फर्स्ट क्लास है? किसी के है फर्स्ट क्लास? अच्छा, आपके पास आपने लिया हो? अच्छा, इकोनॉमी क्लास पहले आप सारी क्लास मिस की? क्या चीज नया टॉपिक क्या क्या? तो हमने इसके पहले पूछा क्या? क्या पूछा था? पूछा था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, कोई डाउट? यही तो पूछा मैंने, तो फिर किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी कोई डाउट ही नहीं। सब इतने इंटेलिजेंट हो, क्या करें? या तो पढ़े नहीं हो या तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वैसे एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है घटना चक्र में भी, चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादातर समझ में आ जाती, कुछ चीज़ें अगर रिलेवेंट रिलेट नहीं कर पाते तुम लोग तो रिलेट हो जाता है। इकोनॉमी का मेन काम है आप लिंकेजेस कितने मेक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इकोनॉमी में जितना ज़्यादा आप लिंकेजेस मेक कर सकोगे, डाइवर्सिफाई लिंकेजेस मेक कर सकोगे, उतने आसानी से यूपीएससी के भी क्वेश्चन और पीसीएस के क्वेश्चन हो जा रहे होंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस किए मौद्रिक नीति वाले, कनेक्ट हो रहे थे कि नहीं? यूपीएससी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है क्या? नहीं ना, नहीं पता चल रहा ना? देखे क्वेश्चन यूपीएससी के कुछ? अरे जो प्रीवियस ईयर पीडीएफ दिया है घटना चक्र का, उसमें यूपीएससी सारे स्टेट के क्वेश्चंस हैं। करके लग रहा होगा ना आसान हो जाता है, ये अर्थव्यवस्था जो कही हुई है इतना टफ नहीं है, बस उसमें है कि ओपन माइंड से होके चीजें लिंक मेंटेन करो। वाणिज्यिक बैंक मैंने पढ़ा दिया था ना, लास्ट टॉपिक लिखा है क्या था मैंने? लास्ट टॉपिक क्या था? 25 को 25 को शहरी सहकारी बैंक में वो सहकारी वाले सारे बैंक लगभग कंप्लीट हो गए थे ना, डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया था और ये भी बता, सारी चीजें बता दी थी ना। तो एक्चुअली बैंक का एक काम, जैसे वो लिखा हुआ अनुसूचित बैंक एंड गैर अनुसूचित बैंक लिखा था ना, सूचित बैंक अनुसूचित बैंक एंड गैर अनुसूचित, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक जो थे उसके डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही थे कि 1934 आरबीआई एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में जो रजिस्टर है उसके तरह उसमें जो मेंशन है वो शेड्यूल बैंक, जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक। उसमें एक और है कि आरबीआई जो लोन देता है, जो जितनी वो मॉनेटरी पॉलिसी वाले रेपो रेट ये सब जो पढ़े थे आप लोग, ये शेड्यूल्ड बैंक के लिए ये लोन देता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक पे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, वहां पे देता है, पैसे तो नहीं देता। बैंकर साहब बैंक जो कहा जाता है वो सिर्फ अनुसूचित बैंकों के लिए कहा जाता है। शेड्यूल्ड बैंक, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पता चलेगा क्वेश्चंस में आएगा कौन से किसको लोन मिल रहा है, तो पता चलेगा गैर अनुसूचित को भी लगा दिए, लेकिन वहां पे स्पेशल कंडीशन कुछ बैंकों को देती है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ शेड्यूल को ही, कौन शेड्यूल में आरबीआई बैकअप उन्हीं को देती है, जो रजिस्टर है उसके थ्रू जो रेगुलेट है। अब बैंकों का तो सारा काम आप लोगों ने पढ़ा था, लोन देना और पैसे जमा करना, उसी से पैसे कमाता है। एक जब मौद्रिक नीति वाला टर्म आप लोगों ने पढ़ा था, तो मौद्रिक नीति में क्या करते हैं, ज्यादातर मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ना। मनी सप्लाई को कंट्रोल करके ही बाकी और चीजें जो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की समस्या, मुद्रास्फीति, ये सब कंट्रोल करते हैं ना। इसके पीछे क्या करते हैं, मौद्रिक नीति से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं ना। मनी सप्लाई को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसी के थ्रू तो बाकी इंपैक्ट पड़ रहे हैं ना। मेन कड़ी क्या है इसकी, मेन टर्म मनी सप्लाई। मौद्रिक नीति से और तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मनी सप्लाई को कभी इंजेक्ट कर रहे हैं, कभी आउट कर रहे हैं मार्केट से। याद करो कुछ ऐसा ही था ना, यही था ना। मनी सप्लाई मतलब समझ रहे हो ना। फोन पे क्या कर गया, क्वेश्चन घर पे देखना था ना। तो उसके थ्रू अब जैसे एक टर्म और मैंने बताया था, मौद्रिक नीति का ट्रांसमिशन, इसमें मेन रोल कौन अदा कर रहा है? नहीं, आरबीआई तो नीति निर्धारण कर रहा है, आरबीआई बोल रहा है। बीच में एक कड़ी और है ना, पब्लिक और आरबीआई के बीच में बैंक ना। आरबीआई की नीति लागू किस पे कर रहा है, बैंकों पे ना। कई उसके बताए थे टर्म,
थ्रू ये मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करता है वो बैंक करते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक ट्रांसमिशन जो मनी मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि पता चलता बहुत कम पॉइंट में। तो बैंक क्या करते हैं कंपटीशन के फॉर्म में वो लोन में ना तो कमी करते हैं ना ज़्यादा करते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अगर बढ़ाने के लिए बोला तो बढ़ाते नहीं अपना बिजनेस देख के। उसके लिए आरबीआई क्या करता है फिर? क्या करता है आरबीआई? अगर मौद्रिक नीतियों को पब्लिक के बीच में जाने से बैंक लोग नहीं एग्जीक्यूट करते, जैसे आरबीआई ने बोला रेपो रेट कितना हो जाए, कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट जो कहते हो, ऐसे उसको नाम ऐसे इंटरेस्ट रेट, सारे सब कुछ इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन स्पेशली इसको बोला जाता है इन जनरल टर्म। ज़्यादातर पेपरों में रेपो रेट की जगह हिंदी वाले पेपरों में मिल जाएगी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। वैसे तो देखा जाए ब्याज दर सभी है, चाहे बैंक रेट हो, चाहे एमएसएफ हो, चाहे आपका रिवर्स रेपो रेट हो, सारी चीजें सभी तो है ब्याज दर ही ना। बट ये है कि इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को स्पेशली बोला जाता है। उसी में जैसे अगर 7% है उसको 6% उसने किया, अब 6 की जगह 6.5% किया, 0.5 कम किया। बैंक ने क्या किया? बैंक को क्या करना चाहिए? लोन की दरों में कमी करनी चाहिए, लोन की दरों में कमी करनी चाहिए। लेकिन अगर बैंक नहीं करते हैं, और सारे बैंक हैं, सबको बिजनेस करना हो सकता है, किसी वजह से ना कम किए हो, कुछ उनकी अपनी पॉलिसी हो, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? करेक्ट, कमेंटबाजी करेगा। बताया था कि याद नहीं है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल होगा ना, तो उसमें कमेंटबाजी होगी ना, मतलब करेंगे, कहीं खड़े होकर बोल रहे हैं कि तीसरे के पास आवाज पहुंच जाए, उसके फिर वो मॉरल ऑब्लिगेशन सेट करता है। तो फिर उससे बैंक जो है इनकरेज होते हैं, कई बार डिस्करेज होते हैं, या उनको ऑब्लिगेशन फील होता है कि वो चीज़ें जानी चाहिए, या कोई गाइडलाइन ऐसा जारी करता है आरबीआई। तो मेनली मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन कौन है बीच में? बैंक। तो जहां पे बैंक लिखे वहां पे लिख देना ये भी ऑब्जेक्टिव कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन भी यही करता है। एक टर्म ये लिख देना, कैसे करता है? अब वो जब उसको पैसे सस्ते में मिलेंगे या पैसे महंगे में मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसका लेंडिंग और बोरोइंग रेट चेंज होगा। कनेक्ट हो रहा है ना चीजें? आरबीआई अगर यहाँ से कोई पॉलिसी जारी करता है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? बैंकों पे, ठीक है। बैंक की बात आती है पब्लिक, और पब्लिक में सब शामिल होते हैं, इंडिविजुअल्स भी, कारपोरेट भी, सारे बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको पैसा सस्ते में मिल रहा है, मान लिया आरबीआई क्या किया? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कम करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, ब्याज दरों में कमी करा। लेकिन ब्याज दरों में कमी किस चीज में किया? पैसे देने के ना, इनके पास मतलब इनको सस्ते में पैसे मिल रहे हैं ना, लोन अगर इनको जरूरत पड़ी पैसे की तो इनके पास अपना बिजनेस करने के लिए पैसे वो आरबीआई से ले सकते हैं ना आसानी, अगर इनके पास कैश क्रंच या मनी क्रंच हुआ तो इनको क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? इनको भी अपना लेंडिंग रेट घटाना चाहिए ना। लेंडिंग रेट घटाएंगे तभी तो पब्लिक के बीच में मनी सप्लाई बढ़ेगी। और सेम चीज यहाँ पे जब इनको ये बढ़ा देगा इंटरेस्ट रेट, तो ये बढ़ा देंगे, ये क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी का
ट्रांसमिशन, वितरण, वितरण हुआ ना। तो यही चीजें, कोई भी चीजें आरबीआई पॉलिसी जारी करेगा तो वो बैंकों के लिए करेगा, बैंक क्या करेगा, वो ट्रांसमिट पब्लिक के बीच में कर देंगे। ये फ्लो डायग्राम तो समझ में आ रहा है ना। तो बीच में एक्चुअली में 2-3 पॉलिसी आई थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कुछ पढ़ा है किसी ने? हाँ, 1969 में 14 बैंक का हुआ था, फिर 1980 में हुआ था। तो ये एक्चुअली में कोर फैक्ट है, इसका देख लीजिएगा कितने बैंक में हुआ है। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो इकोनॉमी में हमने आपको बताया था कि अप एंड डाउन लगा रहता है, कुछ रीजन होगा ना नेशनलाइजेशन के पीछे, गवर्नमेंट ने कुछ तो लॉजिक दिया होगा ना, जो अभी आप लोग कई बार लगता होगा कि इररिलेवेंट है, या प्राइवेटाइजेशन हो रहा वो इररिलेवेंट है, ऐसा लगता है ना। क्या लगता है, क्यों लगता है ऐसा? कोई रीजन बताए? बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इस समय हो रहा है, गलत क्यों लग रहा है? किसको किसको गलत लगता है प्राइवेटाइजेशन बैंकों का? अभी ये बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों को अभी जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है गलत लग रहा है? अरे शर्माओ मत भाई, हम सिर्फ रीजन पूछेंगे। और कोई बताओ, बस 2 लोग। और कितने लोगों को लगता है प्राइवेटाइजेशन होना सही है? हम पैरामीटर पूछ रहे हैं, जिसको जो बताना होगा पहले वो बता दो, फिर उसके बाद हम उस पर भी आएंगे, सही है गलत है वो तो हम आएंगे उसमें। और बाकी लोगों को क्या है? बाकी लोग अवेयर ही नहीं हो क्या हो रहा है। कुछ आप लोग कोई नहीं पढ़े कुछ? आप बताइए प्राइवेटाइजेशन होना क्यों सही है? खड़े होकर थोड़ा तेज बोलो, अपने पॉइंट रख रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पर्सनैलिटी दिखाओ कि हाँ हमें आता है। आप बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो ना, हिचको मत। आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन भी इसका मतलब पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है अच्छे से। नहीं सही नहीं है। कोई और बताओ, तुम आप भी प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किए थे ना, बताइए क्यों? जो पता है दिमाग में निकालो, यहाँ पे कोई तुम्हारा वो नहीं हो रहा, बेइज्जती नहीं हो रही है। बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बेइज्जती तो अपनी वो करा रहे हैं। आप तो सोच समझ रहे हो ना, कुछ पॉइंट है आपके दिमाग में ना, बोलो, खड़े हो। बढ़ती है मार्केट में, उससे जो है गवर्नमेंट से जल्दी पब्लिक बोरो नहीं कर पाती है, जो है प्राइवेट है उससे कंपटीशन बढ़ेगा। यस ठीक है, दोनों देखो थोड़े बहुत कुछ लॉजिक हद तक सही है, जो सोच रहे हो वो भी सही है, बट वो मिनिमम लॉजिक है, कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। हाँ, एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी जो जिस वजह से प्रॉब्लम? हाँ तुम बताओ प्राइवेटाइजेशन होने की गलत क्यों है? पीछे 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 साहब, खड़े हो जाओ। एक मिनट रुक जाओ, अभिषेक सर का फोन आ रहा है। हेलो,
हाँ, बहुत बतियाते हो आप। बताइए। हाँ, किसको? हाँ, किसानों को लोन नहीं देगा, ज्यादातर बिजनेस टाइकून्स को लोन देगा। तो मतलब वेलफेयर का जो टर्म है वो तो नीचे चला गया ना कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है नहीं सही है, आपके भी स्टैंड सही है पॉइंट। तो बेसिकली ये चीज है सर, प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, स्टैंड है, नहीं मतलब एक ही पॉइंट है ना। ऐसा ये प्रॉब्लम आज देखो, कोई भी डिसीजंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं। ये कौन सा है? हाँ, मैं लेकिन आपका स्टैंड अभी एक चीज पे है ना कि प्राइवेटाइजेशन होना गलत है मेरे हिसाब से। नहीं, ये कौन सा बताया? अच्छा ठीक, मैंने पूछा था प्राइवेटाइजेशन होना गलत कौन कौन मानता है, तो आपने हाथ उठाया और आगे अरुण कुमार ने उठाया। दूसरा सर, यार देखो अभी सबके नाम नहीं याद होते, धीरे धीरे मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे। कोई ये मत फील करना कि सर को एक दो लोगों के नाम याद हो, मतलब जो लोग इंटरेक्ट करते हैं कई बार उनके नाम आसानी से आपको याद हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नाम याद होते हैं सबके। इसलिए इन सब चीज़ों को आप दिल पे दिमाग में मत लीजिएगा। हाँ बताइए, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा नॉर्मली पॉइंट ये है कि आदमी जो होता है ना, नॉर्मल जो आदमी मतलब व्यक्ति है, तो उसमें सरकार की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। जैसे प्राइवेट में जो देखता है कि प्राइवेट है इसमें कोई भरोसा नहीं है, सरकारी में आदमी का भरोसा ज़्यादा रहता है। प्राइवेट बैंक में चले जाते हैं, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है प्राइवेट बैंक में चले जाए, किसी बैंक में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर आपका कैश ज़्यादा है तो घर पे पिक करने आते हैं, वो चीज़ अलग वो भी है, ठीक है। लेकिन अभी अपने पॉइंट बताओ, क्रॉस में बाद में सरकारी और प्राइवेट की तुलना में बात मतलब ये कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये भी एक अब नॉर्मल लोगों के हाथों में आ गई है, सरकार पर इसका वो नहीं है, विश्वास हो रहा है। बैंकों में तो सरकार का कंट्रोल ऑलवेज है ना, आरबीआई का। हम इस पर विश्वास हो रहा है, मतलब नॉर्मल लोगों की ठीक, हमारा पॉइंट भी सही है, विश्वास वाली दिक्कत होती है, इसलिए आरबीआई के ज़्यादा अकाउंट है बैंक के अदर बैंकों में। आरबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, आरबीआई में सबसे ज़्यादा हमारे से सबके अकाउंट भी होते हैं। अगर हम अपना अपर वर्ग देखें या पापा की एज देखें या ग्रैंडफादर की एज देखें तो सबके अकाउंट आरबीआई एसबीआई में ज़रूर मिल जाते हैं। बैंक इवन पीएनबी बैंक या बड़ौदा में भी नहीं मिलते, इनकी ब्रांचेस भी नहीं, सबको एसबीआई पे ज़्यादा भरोसा है। तो ये ट्रस्ट का इशू तो है, नो डाउट। और कोई पॉइंट? प्राइवेटाइजेशन का और कोई कॉन्स होता है? दो कॉन्स हो गए। सर एक तो ये भी है कि इंटरेस्ट रेट उनका थोड़ा अलग ही चलता है, क्या अलग चलता है? मतलब कुछ पता ही नहीं किस हिसाब से वो कटौती कर रहे हैं। क्यों कटौती कर रहे हैं? बेस से एक बेसिक जो गवर्नमेंट बैंक की लिमिटें होती है वो 500 रुपए की होती है, और लेंडिंग रेट तो सबका लगभग एक बेस, तो मैंने बताया था कि आरबीआई फिक्स कर देता है, उसी के ऊपर आप पॉइंट में खेल सकते हैं। प्राइवेट बैंक होती है उनका कुछ लिमिट से ऊपर ही रहता है लगभग, उनका जो उनका एटीएम चार्ज है वो काट रहे हैं। सही बात है, सबके रेट सेम है। हाँ, किसी किसी अपना बिजनेस, सबका अपना अपना बिजनेस परफॉर्मा है, करेक्ट मानते हैं, ये बात भी है। और कोई पॉइंट किसी के दिमाग में प्राइवेटाइजेशन का? जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, आप ही खड़े होके बोलिए, जब वो भी बोल रहे हैं तो आपके करीब ही है यार। अगर होता है ऐसा प्राइवेटाइजेशन तो जो एलिमेंट है कंट्रोल का, आरबीआई कंट्रोल करने की पावर है उसकी कम हो जाती है। हाँ हाँ बोलते हो, सुनो। अपनी बातें पहुंचा पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सर साथ में चार लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बातें कॉन्फिडेंटली कुछ भी आ रहा कह पा रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? जब अपनी बातें अपने दिमाग में कुछ तो थॉट प्रोसेस आ रहा होगा। आप क्या बोल रहे हैं कि बैंकों के बारे में, आप बताइए। सर मैंने ये बोला था कि प्राइवेटाइजेशन जो है, तो प्राइवेटाइजेशन से ये हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है, पहले जब कॉन्सेप्ट आया था प्राइवेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और तीसरी आपको ग्लोबलाइजेशन। तो उससे बहुत ज़्यादा तो इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, जीडीपी पर भी बहुत ज़्यादा। वो तो
प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती है। हाँ सर, प्राइवेटाइजेशन की कुछ हमियां भी रहती हैं और कुछ अच्छाइयां भी रहती हैं। लेकिन अगर अच्छाइयां ज़्यादा हैं तो प्राइवेटाइजेशन क्या है ठीक सर सार्थक ने भी बोला था कि वो पॉइंट वही बोलेंगे आप उनके बारे नहीं, में। वो मेरा मैं उस बात को कह रहा हूँ कि आपने भी एग्री कर दिया उस बात को, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या उन्होंने जो कि लोन जो है वो ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, प्राइवेट बैंक में तो बहुत जल्दी लोन होता है, सरकारी बैंक में मिल रहा है। अभी वो पॉइंट हम बताएंगे। जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बैंक का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आया था 1969 में, यही पॉइंट रखा गया उसके सपोर्ट में। ब्रांचेज जो गाँव में खुली थी या हर जगह ब्रांचेज खुली थी, अप्रोच पहुंचाने थे, तो प्राइवेटाइजेशन बाय प्राइवेट बैंक कम जाते हैं बिजनेस करने। कभी भी देखोगे HDFC ICICI बैंक के खाते क्या लोअर डिस्ट्रिक्ट में है ज़्यादा, ब्रांचेज हैं नहीं है, वो सब प्राइवेट बैंक है। SBI की मिल जाएंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता मिल जाए, लेकिन सर प्राइवेट बैंक लोन तो बहुत जल्दी कर देते हैं, किसी का भी किसी का नहीं करते। सर बहुत जल्दी कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ी जाता है। वो एक प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो, वीकर सेक्शन देख रहे हो, वीकर सेक्शन का जब जाओगे देखने ना, उनके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, PLF प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला। RBI ने उसमें फोर्स किया हुआ कि इतना % आपको लोन इस सेक्टर को देना ही देना है। वो सारे आपके जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है सब पे लागू है। फॉरेन बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अलग है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कुछ सेगमेंट आए हैं, कुछ वो सेक्टर किए गए हैं। सॉरी, आज हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो 1969 में नेशनलाइजेशन आया था, उसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या आर्गुमेंट दिए थे? एक तो प्राइवेट बैंक जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में, उसमें यही कहा गया कि पैसे की पहुंच नीचे एक इंस्टीट्यूशनलाइज लैंडिंग रेट और ब्रांचेज ज़्यादा ओपन हो पिछड़े एरिया में भी। जब नेशनलाइजेशन होता है किसी बैंक का तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाता है ना। कितना % शेयर हो जाता है? 51 और मोर देन 51। ठीक, गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी और मैनेजमेंट कंट्रोल करने लगती है। और गवर्नमेंट का मेन काम होता है सब तक वेलफेयर स्कीमें पहुंचाना, बैंकों का बहुत ज़्यादा काम होता है। गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि बहुत क्रूड एकदम प्रॉफिट नहीं कि सब कुछ प्रॉफिट के लिए ही करना है, ये वाला चक्कर गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली में पैसे की पहुंच बहुत दूर तक पहुंचाना चाहती है, सबके पास बैंक खाते हों और प्रॉपर। जैसे अभी क्या आया, एक स्कीम आई थी ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जी जी। तो उसमें क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबके अकाउंट खुलवाए गए ना। इसमें क्या किया गया, सबको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की गई कि नहीं है पैसे तब भी आप खाता खोल लो, आपके पास बीमा की सुविधा हो जाए, आपके पास खाते की सुविधा हो जाए, या जो TPDS मतलब PDS डायरेक्ट ट्रांसफर में DBT के थ्रू जा रहा है, सबके खाते में जाए पैसा। और आपके पास जो सेविंग कैश के फॉर्म में रखे हुए हैं वो भी आप बैंक में डाल दो। उसके बाद फिर एक डिमोनेटाइजेशन भी कॉन्सेप्ट आया था। तो नेशनलाइजेशन यहाँ पे जब किया गया, यहाँ पे उस समय हमारे देश की कंडीशन की इकोनॉमी कुछ और थी। इकोनॉमिक साइकिल पता है ना कि कभी अप, कभी ग्रोथ हो रहा है, कभी रिसेशन हो रहा है, फिर कभी डाउन जा रहा है, फिर कभी ग्रोथ हो रही है। तो उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑलवेज उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, कभी नेशनलाइजेशन तो कभी प्राइवेटाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन में जब किया तो उनका यही लॉजिक था कि वेलफेयर तक हमारी स्कीमों की पहुंच, बैंक खातों की पहुंच, और क्या कहते हैं ब्रांचेज ज़्यादा ओपन करे सब। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो गवर्नमेंट उसको फंड करेगी। और उससे क्या हुआ, बैंकों में एक उनकी मोनोपोली भी खत्म, तोड़ने की कोशिश की गई कई चीज़ों पे।
तो जिससे सिर्फ जो एक अपर वर्ग तक, अपर क्लास तक बैंकों की पहुंच थी उसको भी ब्रेक किया गया, इसलिए नेशनलाइज किया गया। फिर 1980 में किया गया नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन में भी कुछ आरआरबी आया। आरआरबी किसके रिकमेंडेशन पे आया था? यही लिखे हो ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? क्या लिखा है? कब आया था आरआरबी है? रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक 75 में। हाँ हाँ सही कह रहे हो, लेकिन 76 में एक्ट आया है, एक्ट 76 में आया है, तभी बना आरआरबी। और आरआरबी का मेन पर्पज क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को बेनिफिट पहुंचाना। तो बैंकों का जो कॉन्सेप्ट आता रहा है, बीच बीच में नए नए बैंक टाइप के आते हैं, वो देखते हैं कि भाई कि अगर कई, जैसे अब क्या है कि कहीं ग्रामीण है, कहीं शहरी क्षेत्र है, कहीं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है, अलग अलग स्टेट और टेरेन है, तो कई स्टूडेंट वर्ग है, कोई एक्चुअली में पता चल रहा हायर बिजनेस क्लास है, तो सभी के वर्गों में देखते हैं मतलब कि किस वर्ग को फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से मिल रही है, किस वर्ग को नहीं मिल रही है, उस टाइप का बैंक एक्चुअली में प्रोविजन डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया, पोस्ट पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया। पोस्ट पेमेंट में क्या कर रही है गवर्नमेंट कि जहां जहां पोस्ट ऑफिस है वहां पोस्ट पेमेंट बैंक खोलो, कर रही है ना। तो पोस्ट ऑफिस लगभग हर मोहल्ले में है, मतलब मोहल्ले का मतलब एक एरिया जो कहा जाता है, मतलब पोस्ट, हाँ ग्राम पंचायत में है, हर ग्राम पंचायत में आपको मिल जाएगा, या जो शहरी एरिया होगा वहाँ भी छोटे छोटे एरिया में मिल जाएगा। तो क्या होगा, बैंकों का एक्सेस बढ़ जाएगा। इसी प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक की जो हमने आपको एक कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें बैंकों के जो पर्पस थे वो यही सब थे ना। कनेक्ट कर पा रहे हो ना सब लोग? जितने लोग रेगुलर क्लास किए हो वो आसानी से कनेक्ट कर रहे होगे आप, या जितने लोग पढ़ रहे होंगे किताबें। तो नेशनलाइजेशन बैंक के पीछे यही सब लॉजिक दिए गए थे, कुछ और पैरामीटर दिए गए थे, मैं मेन पैरामीटर बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को खुद रीड आउट करना पड़ेगा। फिर 1980 में कितने बैंकों का किया गया? फिर अब प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन दो तीन चीजों की वजह से किया जा रहा है। एक तो देखो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें जब गवर्नमेंट होती है कोई भी, जैसे किसी की एक की ओनरशिप हो और किसी पे पता हो कि ये सरकार का है, तो दोनों में लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही और उसका बिजनेस का मॉडल चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे कोई आया पढ़ाने टीचर, जैसे सरकारी स्कूल ले लो, प्राइवेट स्कूल ले लो, जब किसी को पता चल गया हमें फिक्स सैलरी मिल रही है, रहना, उसके बाद रिटायर या ट्रांसफर हो जाना, तो उसकी क्या साइकोलॉजी रहती है? वो ज़्यादा अपनेपन के साथ चीज़ों को हैंडल नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हमको फिक्स सैलरी मिलनी है, ये फैसिलिटी मिलनी है। तो ये हाल एक्चुअली में ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी हायरार्की उसमें बैठी है, सबके दिमाग में यही रहता है। इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है? हाँ, सर्विस डिलीवरी बहुत खराब हो जाती है, बिजनेस खराब हो जाता है, करप्शन बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे कोई मैनेजर है, लोन बांट दिए किसी को अपने सोर्स सिफारिश वालों को, बिना उसका पैरामीटर चेक किए, कहीं से विधायक जी का फोन आ गया, कहीं सांसद जी का फोन आ गया, कहीं मंत्री जी का फोन आ गया कि भाई इनको लोन दो, तो वहाँ के जो एक्चुअली एम्प्लॉई रहेंगे वो तो कहेंगे भाई ठीक है दे दो, हमें क्या जाता है। जब ऊपर से ही हमारे पास फोर्स आ रहा, पावरफुल लोग हमें कह रहे हैं, तो लोन ज़्यादातर क्या हुआ, किसी को भी बांट दिए गए किसी भी पैरामीटर पे। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पैसा खिला खिला के ऊपर से लेके नीचे पैसा खिलाए और लोन अपना सैंक्शन करवा लिए। उसके पीछे जो पैरामीटर चेक करने चाहिए, जो आरबीआई की गाइडलाइन है, उसको क्या किया गया, मैनिपुलेट किया गया। कोई भी डिस्क्रिशन पावर किसी के पास अगर है, उसको कई तरीके से सब यूज करते हैं ना। जैसे अब यूए की क्लास हम लोग की यहाँ पे मान लिया रेगुलर चल रही है, कोई ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं कि जो इसको सीरियसली ले रहे हैं। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में देखो कि 75 डिस्ट्रिक्ट है, देख लो कितने डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस टीचर ले रहे हैं। पता करवाया कभी? कुछ लोगों को आइडिया होगा ना। तो वहां क्यों नहीं चल पा रही?
कुछ रीजन होगा ना वहाँ पे, कोई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सीनियर ऑफिसर ना हो, या हो सकता है बच्चे ना हो, कई चीज़ें हो सकती लॉजिक। बट ये है कि हाँ, एक शेड्यूल बनाने के लिए एक जिस ऑफिसर के पास ये जिम्मेदारी है उसको इम्प्लीमेंट कराने की, अगर वो सिंसियरली हेडेक लेके नहीं करे, क्योंकि हर काम को करने में कुछ ना कुछ टेंशन तो क्रिएट होती है, सबको ज्वाइन करना, क्लास अरेंज, इतना सब चीज़ें अरेंज करना, सारी चीज़ें को फैसिलिटेट करना, तो इट इज़ अ टफ जॉब ना। एक बार स्टार्ट करने में सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, इतना डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, तो कई बार लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाई इतना काम कौन अपने सर पे ले, जैसे चल रहा चलने दो, कौन जाए टीचर खोज के ले आए, बहुत बड़ा हेडेक है ना। एक एक टीचर खोजना, बच्चों को लाके उनको क्लास का अरेंज करना, उनको क्या क्या फैसिलिटी, क्या प्रॉब्लम हो रही, अगर वो ऑफिसर ना होता ढंग का, जैसे अभी अपने यहाँ कौन है, वर्मा जी है, वो सिंसियरली बीच बीच में विजिट भी कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं चीज़ें, लेकिन अभी यहाँ पे अगर उनकी इच्छाएं कहीं, क्योंकि उनके पास भी सैकड़ों काम है, दिन भर में उनके पास सैकड़ों काम है, अगर वो और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर दें और उधर कम कर दें, तो क्या ये रेगुलराइज क्लासेस चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी ना तो टीचर आएंगे, ना तो टीचरों को बुलाया जाएगा, वो टीचर भी प्रॉपर नहीं आएंगे। तो वही चीज़ें जब बैंक में, एक्चुअली में गवर्नमेंट सिस्टम में, तो सब में तो सब ऑफिसर इतना सिंसियरली काम नहीं करते ना, मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो एक नोडल ऑफिसर की इसलिए बात किया क्योंकि एक नोडल ऑफिसर वही है ना, मेनली नोडल ऑफिसर यही है इस स्कीम के, बाकी तो सभी का एक्चुअली में सभी लोग सपोर्ट में ही इसलिए भी चल रही है। तो अब वही अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ने लगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिंदी में उसको कहते हैं, अभी बाद में बताएंगे जब साथ में वो टर्म आएगा तो एनपीए का हिंदी में बता देंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया कि जैसे आप लोन दिए, वो लोन टाइम पे नहीं मिल रहा है आपको वापस, या उसका कैपिटल इंटरेस्ट रेट जो मिला वो वापस नहीं मिल रहा है टाइम पे, वो क्या हो गए, परफॉर्म ही नहीं कर रहे, मतलब आपने जो बिजनेस मॉड्यूल अपनाया वो एक्चुअली में आपको बेनिफिट नहीं दे रहा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में दिक्कत आई, पहले तो एक तो रेड टैपिज्म की, रेड टैपिज्म आपको समझ रहे, ब्यूरोक्रेसी, जो सबकी जॉब सिक्योरिटी रहती है और सबके एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी कम होने की वजह से ये सब समस्याएं आई। दूसरा एक्चुअली में आया, सबको एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, लोन एक्चुअली में जब रेड टैपिज्म ने क्या किया, अपने मनमानी सबको लोन बांट दिए विदाउट किसी के पता चला। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुए सब पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हुए, गाइडलाइन को मैनिपुलेट किया गया हर जगह, आरबीआई के रूल्स को एक्चुअली में ऊपर नीचे किए गए, पीएनबी में घोटाला पढ़ा था आप लोगों ने, क्या होगा बड़ा मिस कर रहे थे, तो 2 दिनों से गायब, सच में पूछा मैंने, पूछो कहाँ गायब थे। हाँ, तो फिर एनपीए हो गया, ठीक। तो अब जब पब्लिक सेक्टर बैंक में हर लेवल पे इंटरफेरेंस पॉलिटिकल है, लोकल लेवल पे इंटरफेरेंस पॉलिटिकल है। अब मान लिया आपका किसी ऐसे एरिया में बैंक ब्रांच खुल गई है जहाँ पे बाहुबलियों का शासन है, तो आप जानते ही क्या होता है, बाहुबली क्या करते हैं, बाकी मैनेजर साहब को बोले कि भाई लोन दो, नहीं तो होता है ना ये चीज़, तो सुने होंगे ऐसी जगहों से भी लोन बांटे गए। उसमें क्या होता है कि जो एक जॉब करने वाला है वो क्या चाहेगा, एक पीसफुल लाइफ चाहेगा ना, वो तो अपना काम करेगा, बहुत ज़्यादा देख रहा तो ऊपर तक इन्फॉर्म करेगा, या आगे बढ़ जाएगा, भाई पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट देखे, वहाँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हो जाती है ना इस चीज़ की। तो ये सब जो इश्यूज थे पब्लिक सेक्टर बैंक में, ये सब इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हैम्पर करने लगे, क्योंकि कई बैंक इतने घाटे में जाने लगे कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा था।
गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपने बजट में प्रोविजन करने पड़ रहे थे। 2016-17 में देख रहे होंगे 70,000 करोड़, 1 लाख कुछ हज़ार करोड़ रुपए बैंकों को क्या दिए गए, वो देना पड़ा। मतलब फंडिंग करनी पड़ी, लेकिन उसका एक टर्म है, सब्सिडी नहीं, एक टर्म है उसका, कि अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो टर्म, मैं बाद में बताता हूँ। वो एग्जैक्ट टर्म है, वो इंग्लिश में हिंदी में पता कर लूँगा, बता दूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको फंड किया, जिसके पास जो दिक्कत थी कैपिटलाइज किया, मतलब भाई इतने घाटे में जा रहा है, इतना अपने बजट में प्रोविजन गवर्नमेंट को करना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने इससे कई कमेटियां बनाई, जैसे नरसिम्हन कमेटी, एक बार फिर नरसिम्हन कमेटी 2 आई, उसके बाद फिर बैंकिंग रिफॉर्म रंगराजन की कमेटी, नहीं उनकी रघुराम राजन की कमेटी आई थी, फिर उसके बाद 2-3 कमेटियां आई, विवेक सारस्वत की भी कमेटी थी, नीति आयोग की रिकमेंडेशन थी। तो कई एक्चुअली में कमेटियां गवर्नमेंट समय समय पे गठित की कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई चीजें की, जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया था, अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो इस साल उसको खत्म करके FSDCI करके एक इंस्टीट्यूट बनाया, जो क्या करता है कि बैंकों के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जितने हैं, चाहे बैंक हो गए, IRD, EA हो गया, उसके बाद आपके SEBI हो गए, इन सबके जो हेड होंगे उसके थ्रू डिसाइड किए जाएंगे। और उसके बाद क्या है, प्राइवेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट क्या करे, अपने स्टेक कम करे। तो गवर्नमेंट क्या की, अपने स्टेक धीरे धीरे बेचना चालू कर दी पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो ओनरशिप जब किसी प्राइवेट के हाथ में जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो बिजनेस पे अपने प्रॉस कॉन्स पे फोकस करेगा कि नहीं करेगा। और उसके ऊपर RBI भी कंट्रोल करता है ना, RBI की सारी गाइडलाइन लागू होनी चाहिए, तभी उसे लाइसेंस दिया जाता है। एक पैरामीटर होते हैं कुछ, उसके बेसिस पे ही बैंक को लाइसेंस दिया जाता है, और उसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम भी लागू होगा, उसके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी कॉन्सेप्ट लागू होगा, उसके ऊपर जो SLR, CRR, ये सब भी कॉन्सेप्ट सारे लागू होंगे ना। तो उन सबको वो फॉलो करते हुए और ब्रांचेस खोलने पे कुछ सब अच्छा, मतलब एक प्रोत्साहित मनी भी देती है गवर्नमेंट, या कुछ छूट देती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करेगा, अपने प्रॉफिट पे फोकस भी करेगा और साथ में सर्विसेज भी अच्छी देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो सर्विसेज अच्छी हो जाती है। तो जब कई बैंक प्राइवेट खुल गए, तो उससे क्या फायदा हुआ, पब्लिक को आसानी से कम दरों पे भी लोन मिल रहा है, या कई बार ज़्यादा दरों पे, या सेविंग जो आप डाल रहे हो उसमें पैसे कई बार ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है इजली। जितना भी आज इनोवेशन हुआ, ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें पेमेंट हो जाती है। क्या आज से 20-25 साल पहले दिखता था ये सब, कोर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दिखता था? नहीं दिखता था ना। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे जब फोकस, और एम्प्लॉइयों की परफॉर्मेंस बढ़ी, क्योंकि उनके अंदर ये डाला गया, भाई आप काम नहीं करोगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे। जॉब सिक्योरिटी उनमें भी है, लेबर लॉ लागू है, बट उनको ये भी डर है कि परफॉर्मेंस नहीं मिलने पर हमारा प्रमोशन नहीं होगा। गवर्नमेंट में ये था कि भाई हम काम करें या ना करें, आगे बढ़ते रहेंगे, ये हम सीनियर हैं। बट प्राइवेट में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू करेगा ना। प्राइवेट चाहेगा भैया अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप जाओ यहाँ से। होना तो यही चाहिए ना भाई। सब आप नेतागिरी बैठ के करोगे तो हम अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे? क्या बतिया रहे हो भैया? हमसे बतियाओ ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए बोलते हैं घर पे डिस्कस करो, ग्रुप बनाया वहाँ डिस्कस करो, तो वहाँ तो किसी की बोली नहीं निकलती है ना, तो कोई क्वेश्चन डाल रहे हो। मतलब 1-2 लोग 3 लोग छोड़ के हमें लगता है किसी ने क्वेश्चन तक नहीं डाले हैं, और जबकि सब बता दिया कैसे डालने हैं क्वेश्चन उस पर। क्लास में आके बहुत बातें निकलती हैं सबको। बोलो, बोलिए।
CRR SLR जो है मॉनेटरी पॉलिसी, ये जैसे अभी कोई ट्रेंड बनी, RBI ने उसे लाइसेंस दिया, तो ये CRR SLR उस पे भी लागू होगा? यस, सब पे लागू होगा, सबको फॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए पेड अप कैपिटल की बात की गई है। तो सर वो शेड्यूल्ड बैंक में कहाँ आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? शेड्यूल बैंक में अगर शेड्यूल 2 की तरह रजिस्टर्ड लाइसेंस मिला है, शेड्यूल बैंक में आएंगे। संशोधन के बाद मतलब संशोधन के, हाँ संशोधन आरबीआई एक्ट को इसीलिए लाइसेंस जारी करने में बहुत सी चीज़ें पैरामीटर चेक करती है ना, आरबीआई अपनी एक कमेटी बनाती है उसके लिए। 2014 में लाइसेंसिंग की गई बैंकों की ना, उन्होंने नए बैंकों को, उसके पहले नहीं करती ना। अब लाइसेंस जिसका काम है जारी करना, उसके पहले तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई। वो कहता है कि 10 साल कुछ इतना फाइनेंस, जैसे स्मॉल बैंक का हमने लिखाया था ना, 10 साल आप इतना होना चाहिए, कुछ आपके पास पेड अप कैपिटल, पेड अप मतलब टोटल और ओवरऑल एसेट इतना होना चाहिए, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सको। जैसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक का क्या है, सीआरआर को आरबीआई के पास रखते भी नहीं भी रखते, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक का कंसेप्ट ये है कि आपको सीआरआर आरबीआई के पास ही रखना है। कैश रिजर्व रेशियो क्या था? कैश रिजर्व रेशियो की हिंदी कौन बोला? तो प्राइवेटाइजेशन का क्या क्या रहा फंडा? प्राइवेटाइजेशन किया गया एक तो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम तोड़ने के लिए, दूसरा कंपटीशन बढ़ाने के लिए, सर्विसेज बढ़ा, अच्छी सुविधाएं अच्छी देने के लिए है, हाँ पैसे ज़्यादा, सर्विसेज और लेंडिंग और बोरोइंग रेट पे एक्चुअली में कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन अच्छा होगा। ये सब जो है डिसाइड होता है, जैसे आपकी इकॉनमी बढ़ रही है तो बैंक भी ज़्यादा हो रहे हैं, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक भी कम थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी कम थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या भी ज़्यादा है, उस हिसाब से और पब्लिक का बेस भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया पब्लिक के पास। उससे क्या होता है कि मनी का फ्लो जो है कि हर सेक्टर में बराबर डिवाइड रहे, और हमारी इकोनॉमी में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ सेक्टर बैंक गवर्नमेंट अपने पास रखती है, कुछ सेक्टर प्राइवेट को देती जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और प्राइवेट के ऊपर रेगुलेशन अल्टीमेटली किसका है? आरबीआई का ना, सारे पीएसबीज पे आरबीआई का है ना। बीच में एक कंसेप्ट और लाया गया था, कंसोलिडेशन ऑफ बैंक। कंसोलिडेशन ऑफ बैंक, कंसोलिडेशन मतलब कि 2-3 बैंकों को मिला के एक बैंक बना दिया जाए बड़ा। इसके ऊपर भी आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, आरबीआई ने गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको अभी आगे बताएंगे, अभी एनबीएफसी बता देंगे। अभी हमने नेशनलाइजेशन पे फोकस किया, नेशनलाइजेशन किस लिए हुआ, फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें देखो परमानेंट हो सकता नहीं हो सकता बाद में कुछ बैंकों को नेशनलाइज कर दे गवर्नमेंट, आगे कोई गवर्नमेंट आए उसको लगे कुछ पॉलिसियाँ या कुछ इकोनॉमिक इनपुट ऐसे मिले जिसमें नेशनलाइज करना पड़े कुछ बैंकों को, या स्टेक ज़्यादा अपने रखने पड़े। कुछ में तो स्टेक कम किया गवर्नमेंट ने, और कुछ में स्टेक हो सकता आगे चल के ज़्यादा कर दे। क्लियर हुआ ये पॉइंट, कनेक्ट हुआ प्राइवेटाइजेशन और इसका। तो इकोनॉमी में प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग और जैसा टाइम और सिचुएशन होता है अगल बगल, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होती है पॉलिसीज। तो वहाँ पे जब डाटा और इनपुट्स आपके पास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें प्राइवेटाइज या पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट की जाती हैं, और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं क्या चीज़ें उनको इंकरेज करनी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अब लेकिन यहाँ पे हंगामा क्या मसला है प्राइवेटाइज करने में? सबसे बड़ा इमोशनल डायलॉग खेला जाता है कि हमारे पास बीवी बच्चे घर हैं, हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, फलाना धमाका, ये सब ना ये किया जाता है। और ये करते कौन ज़्यादातर? जिनको काम नहीं करना होता है। नहीं, कुछ हद तक देखो, कुछ डिग्रीज में अभी हम बात करेंगे, सही भी है, जॉब सिक्योरिटी कम होती है नो डाउट, और प्राइवेट क्या करेगा अपने अकॉर्डिंग इनटेक लेगा, उसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना नहीं, उसे अपना प्रॉफिट देखना है। और गवर्नमेंट का क्या काम होता था? ओवरबर्डन भी अगर एम्प्लॉयमेंट देना, कितने साल हर साल इतनी वैकेंसियाँ निकालनी है।
लेकिन उससे ओवरऑल इकोनॉमी पूरी इम्पैक्ट हो रही है ना, क्योंकि जॉब अगर यहाँ पे मान लिया गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब आगे क्रिएट हो रही है, सेक्टर्स तो बहुत हैं। आप 91 के बाद देख रहे हैं लोगों की सैलरी, लोगों की लाइफ स्टाइल, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ गई है ना। आप ही बताओ, अगर जियो का जो ये क्रांतिकारी स्टेप आया था डाटा रिवोल्यूशन जो आया है एक तरह से जियो के बाद से, उसके पहले कितना डाटा यूज करते थे? 1 GB 1 महीने ना। कोई चीज यूज करना हो तो पता चले यार बंद कर दो डाटा। ज्यादातर में कोई लंबी फोटो भेज दिया तो गुस्से में उसको गाली मार रहे हो, भाई इतनी लंबी फोटो क्या है, वहां डाटा खा जाएगा। होता था ना। तो चीजों डाटा की वजह से क्या क्या दिक्कतें थी? बहुत सी दिक्कतें थी। आप कोर बैंकिंग या जो जितना डिजिटलाइज सिस्टम आज यूज कर रहे हो, जितनी इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा? और डिफरेंट सेक्टर में जॉब भी तो क्रिएट हुई। अगर टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन ना किया गया होता, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर ना आए होते, तो क्या ये पॉसिबल था? बीएसएनएल की क्या कंडीशन थी? आए दिन तार टूटा रहता था। पीएनटी के जब देखो तब तार टूटे हैं, कहीं केबल कटी है, पता चले 10 दिन कंप्लेंट के लिए दौड़ते रहो। या ब्रॉडबैंड की स्पीड आ रही है, वो डायल अप वाली स्पीड थी, उसमें पता चलता 10 बार में कनेक्ट करो तो 1 बार कनेक्ट होता था। कितने लोगों ने डायल अप यूज किया होगा? नहीं यूज किया तो लोगों के टाइम में खत्म हो गया था। ब्रॉडबैंड का डायल अप जब आता था, डायल करना पड़ता था। पहले ब्रॉडबैंड का इंटरनेट का आता था, वो फोन से कनेक्ट होता था। तो वो इतने स्लो सिस्टम, और ऊपर से बीएसएनएल के सिम लेने जाओ 2003-4 में, अगर तुम लोग रहे होंगे 3-4 साल के, जो भी 5 साल के, कुछ तो याद होगा, देखे होंगे कितना टाइम लगता था सिम लेने के लिए। कोई सिम ले लिया तो वीआईपी कहलाता था। यही होता था ना। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ? डिफरेंट सेक्टर्स खुले। आज डिजिटलाइजेशन की वजह से कितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कितनी वेब सीरीज आ रही हैं, कितने बिजनेस। अगर यही डिजिटलाइजेशन ना हुआ होता तो क्या फ्लिपकार्ट, अमेजन इतना पैठ बना पाते? जो फ्लिपकार्ट पे तुम लोग बैठ के पता चलता है उसमें इतने ड्रेसेस देखते रहते हो और इतनी किताबें देखते रहते हो, इतने डिजिटल आइटम देखते रहते हो, पता चलता है एक फोटो खुली तो तुम्हारा डाटा 50 MB उड़ा दिया तो अगली बार खोलोगे नहीं। ऑर्डर करते, चॉइसेस क्या होती, लिमिटेड हो जाती ना। चॉइसेस को एक्सपेंड करना भी एक तरह से डेमोक्रेसी का काम है ना। तो इससे क्या हुआ? आपके पास इंफॉर्मेशन जो आज फ्लो हो रही थी, यूट्यूब चैनल या जो भी ऑनलाइन चीजें जितने भी आप आज देख रहे हो, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, या मोबाइल का क्या स्मार्टफोन इतने मात्रा में बिकते, तो कितने सेक्टर ओपन हो रहे हैं। जिस प्राइवेट सेक्टर को लोग इतना कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने से नौकरी जाएगी, ये नौकरी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? या एलपीजी जब 91 में रिफॉर्म के बाद से अगर आप देखोगे डाटा, ऑलवेज क्या हुई, हमारी जीडीपी एक्सपैंड होती गई है, लोगों की लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुई है। हाँ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, लेकिन कहीं कहीं रेगुलेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेगुलेटरी बॉडी और फैसिलिटेटर बॉडीज हैं, अगर वो प्रॉपर वे में सारे रूल इंप्लीमेंट करें, लेबर लॉ इंप्लीमेंट करें सारे, और उनको फैसिलिटेट करें कि प्रॉपर वे में आपको यही गाइडलाइन फॉलो करनी है, तो क्या ये बेटर वे में काम नहीं कर सकता? कर सकता है ना। जस्टिस सिस्टम बोर्ड में जो भी पॉलिसियां आरबीआई बनाए बैंकों के लिए और वो जमीनी स्तर तक पहुंच रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बीच बीच में इकोनॉमी अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, हॉलिस्टिक देख के कमेटी बनाती, कमीशन बनाती है, उसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन आते हैं वो पैरामीटर पे बेस होते हैं। तो यही रहा कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने टेलीकॉम का एग्जांपल दिखाया कि ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। जॉब सिक्योरिटी देखो, कई जगहों पे लगेगा हाँ हैरेसमेंट भी होता है कि कम पैसे में ज़्यादा लोगों को रख लेना। जब एम्प्लॉयमेंट वाला अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताएंगे, वहाँ पे ये जॉब वाला बताएंगे, लेबर वाला कैसे कम पैसे में उसको क्या डेफिनेशन, मतलब आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन आपको कम पैसे में रख लिया कंपटीशन में। यहाँ सब भी रेगुलेशन किसका काम है? गवर्नमेंट को देखना है।
गवर्नमेंट अगर प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करे सारे रूल और चेक एंड बैलेंस, सारे इंस्पेक्टर इनके ढंग से काम करें, जो लेबर लॉ वाले इंस्पेक्टर होते हैं या जो डिफरेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब अगर अनबायस्ड में काम करें तो जस्टिस सिस्टम सबको डिलीवर होगा ना। यहाँ सब भी अगर करप्शन घुसे पड़े हैं तो करप्शन में क्या होता है, एक तरफ बायस हो जाना, नेपोटिज्म भी एक तरह से करप्शन है। नेपोटिज्म वर्ड जानते हो तुम लोग? तो ये सब चीजें जहां रहेंगी, और नेपोटिज्म में बहुत बड़ा इशू है ये बैंकिंग का एनपीए बढ़ाने में। बैंक एक्चुअली में लोन उन लोगों को अपने जानने वालों को दे दिया, भले उनका कुछ देखा ही नहीं, जिसके रिश्तेदार रहे भाई उनको लोन बांट दिया। या कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसी रहती जैसे लोन माफी वाला कंसेप्ट, या पब्लिक सेक्टर बैंकों से लोन ज़्यादातर अगर पब्लिक सेक्टर लिए पड़े हैं तो वो पैसे नहीं वापस कर रहे हैं। जैसे कोल खरीदने के लिए कई पावर सेक्टर कंपनियां पैसे ली, फिर कोल को डिपार्टमेंट को नहीं पे हुआ, लोन इधर पेंडिंग हो गया, ये सब हो गया। या बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या किए, पब्लिक सेक्टर से लोन लिए और पता चला रोड बननी थी, वहाँ कुछ जमीन अधिग्रहण में इशू हो गया, तो वो कहे कि गवर्नमेंट ही देखे, हम क्या करें। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर से लोन लिए होते तो उनको कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो लोन पे करना पड़ता। तो वो कहते हैं हमने पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया, ये भी गवर्नमेंट की संस्था, ये भी गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट अपना देखे। तो ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पे मेरा ये था कि आपको नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के इशू जो है वो क्लियर हो जाए, बैंक कैसे काम कर रहा है, बैंकिंग में क्या दिक्कतें हैं, ये चीजें हैं। बाकी और भी जो टॉपिक एनपीए मैंने बोला वो एनपीए भी मैं बताऊंगा आगे, और बैंक के सारे टॉपिक बता दिए थे। अभी अगला टॉपिक है एक नॉन बैंकिंग एनबीएफसी। एनबीएफसी कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, हम सिंपल से बता देते हैं। इसमें जो है पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी बैंक का जितना हमने बताया था लास्ट टाइम भी बताया था कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक है, ये मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, बैंक के जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे बैंकों पे लागू है, ठीक है। अभी नॉन बैंकिंग कह दिया गया, इसमें कोई एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बाकी सब पैरामीटर है कि ये चीज होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इन लोगों को ये लोन देगा और इन लोगों से ये पैसे नहीं लेगा। तो ये गाइडलाइन आरबीआई अपने आप डिफाइन कर देता है। समझे नहीं समझे? एक्चुअली में कोई भी चीज के एक अगर पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया जाए, एक फैक्ट होता है। जैसे हमें अगर कोई चीज खोलनी है तो हम कह देंगे भाई अगर हमारा कोई ये काम इस कंडीशंस पे करेगा तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आएगा। अब जैसे एनबीएफसी अगर कहा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उसके अंदर आरबीआई क्या करेगी, बोलेगा अच्छा आप जो है डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। डिमांड डिपॉजिट समझे, याद आ रहा है सबको डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट बताइए। बैंक अपना रेट एक आएंगे आपके पास भी, अब आप बोल दिए ना आएंगे। डिमांड डिपॉजिट, मांग मुद्रा, मांग जमा, बैंक के पास पैसा जमा करते हैं, बैंक के पास पैसा जमा होता है, कुछ हद तक सही है, लेकिन उसको मांग डिपॉजिट क्यों कहते हैं, मांग जमा क्यों कहते हैं? बैंक के पास जमा होता है, बैंक से प्रॉफिट। आप बताइए क्या? सर यही सार्थक है, सार्थक का 100 रुपये है, तो बैंक के पास गए, बैंक में क्या करा, आप खजान को लोन दीजिए 90 रुपये खजान को दे दिए, 10 रुपये के बाद डिपॉजिट करके रखिए। हमने मांग जमा पूछा है, डिमांड डिपॉजिट एक टाइम डिपॉजिट कंसेप्ट बताया था। अब जो 10% वो है वो मांग जमा है, 10% ऐसे बहुत लोग आ गए 10% कर करके
बता दिए बैंक का काम है, बैंक के पास आप पैसे जमा करने जाते हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं। और बैंक, आपने बैंक का बिजनेस बता दिया ना। सर जैसे कि हम 10%, अब हमें जरूरत पड़ी 2 रुपए की, उसमें लेंगे निकाल लेंगे, तो मांग जमा है। अब सही आए। कोई और बताओ डिमांड डिपॉजिट क्या है? आप बताइए मेहनत जी। सर हमने जो बैंक में जमा किया हमारा जो डिपॉजिट है वो हम किसी भी टाइम बैंक से ले सकते हैं, यस करेक्ट। सर हमारा भी यही था, जैसे कि हमने बैंक में, आप लास्ट में जाके वो बात बोले हैं, तभी हमने आपको सही कहा। उसके पहले आप क्या बोल रहे थे? सिर्फ जमा करने को बोल रहे थे ना। डिमांड डिपॉजिट में मांग मतलब जब मर्जी तब हम पैसे निकाल सके, जब मर्जी तब जमा कर सके। मतलब 10% में जमा किया है, जब जरूरत होगी हम ले सकते हैं। आप पहले क्या बोल रहे हैं? आप लास्ट में आके बोले कि जब मर्जी तब हम निकाल लेंगे और जमा करेंगे ना, यही लास्ट में बोले। पहले आप क्या बोल रहे थे कि जमा किए वो लोन बांटा, वो किसी और को दे दिया, यही बताया। 10% जो है वो मांग जमा रहेगा। मांग जमा उससे नहीं है, 10% नहीं है मांग। जब जरूरत हो निकाले, मांग जमा, हाँ, जब मर्जी तब डालो, जब मर्जी तब जाके निकाल लो। बैंक आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वहीं पे टाइम डिपॉजिट है, उसमें क्या है? डेफिनेशन क्या है? ये कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स है, उसी टाइम पे आपको पैसे अगर मिलेंगे। छोड़ना है तो आपको जो आपको ब्याज मिलता था उसमें ब्याज मिलेगा आपको। एनबीएफसी के पैरामीटर्स लिखिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। वैसे कि बुकों में ये सीधा सीधा पैरामीटर सारे लिखे हैं, पढ़ने को आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट लिख लीजिए मेन पॉइंट। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। एनबीएफसी में ये बात ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग एक्ट के तहत नहीं पंजीकृत है। क्या यार, जब मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बीच में लिखाने लगे तो बोलो क्वेश्चन है। शांत रहो भी बताते हैं। अभी ये पहले पैरामीटर लिख लो। ठीक है, ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत टेस्ट पेपर देख के याद आ गया कि हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि अब तक लग रहा था टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला है, इसमें पॉइंट लिख लो। इसका मुख्य अगला पॉइंट है, ये विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब वर्ड जो नए नए सुन रहे हो ना, इसके डेफिनेशन बाद में बता देंगे, परेशान मत होना। इसका मुख्य कहा है यार, देखो कार्य में फंक्शन में ऐसे बनाओ, वो सर्कल लिखो फंक्शन, और उसके बाद फटाफट ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। एक एक लाइन पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता है, कितनी बार तो बताया। जैसे लिखे, उसके बाद फंक्शन बनाओ, एनबीएफसी का फंक्शन, उसके बाद लिखो यहाँ पैसे इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करेगा वो। अब लिखो ना, शेयर में पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगा। अब डिबेंचर वही बाद में बताएंगे, कंफ्यूज मत होना। बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करेगा, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों में पैसे इन्वेस्ट करेगा। हाँ, ठीक, यहां सब ये पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाएगा।
या बड़े बड़े लोगों को लोन देगा लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, नॉर्मल लोगों को लोन नहीं देता। अगला पॉइंट है एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती है। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक करती है ये नहीं करती है। ये मेन अंतर भी होता है बैंक और एनबीएफसी में। डिमांड डिपॉजिट बैंक करती है जबकि एनबीएफसी नहीं करती है। डिमांड डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों रिवाइज करवाया अभी, इसीलिए करवाया था। डिमांड डिपॉजिट क्या होती, जो सेविंग अकाउंट खोलते हो जब मर्जी तब पैसे निकाल लेते हो, ये एनबीएफसी में ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मतलब पेमेंट सेटलमेंट, भुगतान और निपटान मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है एनबीएफसी। पेमेंट सेटलमेंट जो होता है ना, कहीं पैसे दो कहीं निकाल लेंगे, चेक सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम जो होता है ये सब इन पे नहीं होता एनबीएफसी में। एनबीएफसी 2007 के भुगतान अधिनियम जो आती 2007 के पहले एक पॉइंट लिख लो फिर आगे मतलब ये भुगतान जो भुगतान अधिनियम 2007 कहाँ पढ़ लिए तुम? आपने पढ़ाया? हमने आज तक पढ़ाया ही नहीं है अभी पेमेंट सेटलमेंट कभी। कब पढ़ाया? पढ़ाया मुझे याद है आपने पढ़ाया। सिस्टमेटिक ढंग से चलो, चीजें याद रहेंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक, बीच बीच में ऐसी चीजें मत डालोगे जिससे लोग कंफ्यूज हो जाए। वो हमें पता है क्या चीजें डलवानी है, वहां पे हम बता देंगे उस टाइम पे। जैसे रिफ्लेशन और डिफ्लेशन वो बताए, बाद में सब कंफ्यूज और लिख लिए देखो डिफ्लेशन। ठीक, एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या हुआ, अभी बोला ना, इनको चेक जारी करने की पावर नहीं होती है, ये चेक जारी नहीं करता। मतलब पेमेंट सेटलमेंट उसी से तो होता है। आप कोई चेक जारी किए किसी को पेमेंट सेटलमेंट करना हो तो वैसे ही होता है ना, लेकिन ये चेक जारी नहीं करता, बैंक जारी करता है। कई बार अंतर पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में आपके ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं कि वहां पे लिख देगा कि चेक जारी करता है एनबीएफसी, ये 4-5 पैरामीटर लिख देगा। ठीक, अगला पॉइंट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम। निक्षेप बीमा, इंग्लिश बोल रहे हैं, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा। कुल मिला के ये समझो कि जो आपके सेविंग्स होते हैं उस पर जो एक 5 लाख तक एक बढ़ाई गई लिमिट, उस पर क्या होती है कि एक इंश्योरेंस होती है, इतने तक अगर डूबेगा तो वो इंश्योरेंस से आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एनबीएफसी में इसकी सुविधा उस इंश्योरेंस को नहीं होती है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इसको एक इंग्लिश में कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, DICGC कहा जाता है इसको। आप इसके लिए हिंदी में बोलते हैं, मैंने आधा हिंदी लिखी है। मैंने हिंदी ही लिखवाया, मैंने हिंदी तो पूरा बोला, अभी मैं इंग्लिश वालों को बोल रहा हूँ, यही डर ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन
कि जो इंश्योरेंस स्कीम होती है ये इनके पे नहीं लागू होती है। हिंदी में इसका है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम। निक्षेप बीमा एंड प्रत्यय गारंटी निगम इस जमा सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं पर नहीं उपलब्ध होती है। सीधा से लिख लो कि इस निगम की एक्चुअली में गारंटी स्कीम इंश्योरेंस नहीं है। और आरबीआई के साथ आपको भी पता है इसे रजिस्टर होना जरूरी है। और इनको रेगुलेट भी आरबीआई ही करता है ना, इसका पंजीकरण भी आरबीआई करता है और वो भी करता है। हाँ बताइए अब क्या क्वेश्चन थे। ये पैरामीटर्स हो गए, इसके कुछ और पैरामीटर आपको मिलेंगे बड़े में। ये जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं ये देखिए हमने मेन सबके पैरामीटर या मेन एसेंस सबके बताए हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है कि कुछ पैरामीटर जो ऐड ऑन करने को जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो डिफरेंट काइंड ऑफ वाइड एरिया डायमेंशंस कवर करते हैं, या कुछ और एरिया जहाँ तक मैक्सिमाइज मैंने किया है कि चीज़ें कवर करा दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट नए ऐड होते हैं। जैसे एनबीएफसी के कई टाइप हो सकता है आपको मिल जाए, अभी वो भी हम आगे बताएं। ये कुछ जगहों पे एक्चुअली में वो सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशन से ही पैसे जमा करवाते हैं, इंडिविजुअल से पैसे नहीं जमा करवाते। उसके अलग अलग कंडीशंस कुछ रहेंगे, वो जब आप पीडीएफ दोनों दिए हैं विजन के, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अच्छा किसने किसने उसको खोल के पढ़ा है सच बताओ। हाँ डाउट हिंदी इंग्लिश कोई भी विजन वाले मटेरियल किसने किसने खोल के देखा है और पढ़ा है। तो पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, उसका चीजें रिलेट हो रही हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास। आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, इनको कोई ज्वाइन करा दो, कोई आपका दोस्त उससे ज्वाइन कर वो ऐड कर देगा। इनको ऐड कर देना। किसी से भी देखो, कोई अगर किसी आपका कॉन्टेक्ट जिसके पास हो ना वो ऐड कर सकता है। किसी ने आपने किसी के साथ कॉन्टेक्ट शेयर किया होगा ना? अच्छा ठीक है, तो ठीक है आप देख लीजिए कि कोई से ऐड कर देगा। टेलीग्राम यूज करती है ना? ठीक है ऐड कर दी, इनका देखो कोई ऐड कर दो। और टेलीग्राम में क्वेश्चन बनाना नहीं आता क्या आप लोगों को? ऑनेस्टली बताइए किसको किसको नहीं आता? उस दिन हम बताया था किसको किसको क्वेश्चन बनाना नहीं आता टेलीग्राम में। जैसे जो पढ़ रहे हैं वो डाल देना होता है। कहाँ नहीं आता पोलिंग वाला? उस दिन जब पता 25 को नहीं आए थे ना तुम? अच्छा ठीक है, टेलीग्राम सब लोग खोलो अपना। टेलीग्राम नहीं यूज करते किस क्लास में हो आप सब बताना। रजिस्ट्रेशन हो गया? कौन सा है? सेकेंड ईयर के एग्जाम है। फोन तो होगा ना, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो ना। ये तो मतलब मीडियम है, मतलब आपके काम के लिए बता रहे हैं। किसी टाइम को देखो तो ज़्यादा ऐड करने का ज़्यादा बेटर रहेगा। शिवांशी इनको ऐड करो, इनको ऐड करो टेलीग्राम में। हाँ टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे बात करो, जाओ ऐड करो, खोल लेके जाओ। अच्छा ठीक है वो ऐड कर देंगे, आप अपना नंबर बता दें उसको ऐड कर देंगे। उस दिन मैंने क्वेश्चन बनाना किसको बताया था? आपको बताया था ना? आप बताओ लोगों को।
क्वेश्चन थे तुम्हारे? बाकी तुम लोग वीडियो जरा बता दो सबको ना, क्वेश्चन कैसे बनाना है और कैसे सभी को दिखेंगे। आपको भी बताया था ना? हाँ तो आप हेल्प करो, ये होगी। बजट में भी होता है, मार्केट बैंक में कई बार अनफंड करता रास्ता या इतना होना चाहिए, लेकिन वैसे CSU ज़्यादा CSU सबका CSU जी। अब अभी बना NSC NSSO NSSO मिला पाना है ना, हम तो क्वेश्चन साइन लेकिन अभी CSU ही करके था CBI इससे भी हम डाटा कलेक्ट सबमिट हो गए। मैंने खोज दिया सब जोड़ बैंक की ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट इसका परसेंटेज क्या होता है?
बैंक नेट डिपॉजिट पखवाड़े पे कैलकुलेट कर रहा है या मंथली कर रहा है या वो क्वार्टरली कर रहा है या वो साल भर में कर रहा है। आप अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करते हो तो बैलेंस शीट से बैंक डिपॉजिट अपने पता चलेगा। तो बैंक अपना बिजनेस करता है, बैलेंस शीट को मेंटेन करता है, बैंक उसी से आपको पता चलता है आपके पास कितना लोन है, कितना आपको पैसा मान डिपॉजिट पड़ा है, कितना टाइम डिपॉजिट पड़ा है, कितना RBI के पास आपका पैसा पड़ा है, तो आपको टोटल रेवेन्यू
पुलिस वाले हैं यहाँ पे? ये कहाँ भाग गए सर? बाहर कहाँ गए? टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, खड़े हैं यहाँ पे, तो निकल लिए सर। 5 बंद है, ठीक है। लोग बाहर कहाँ चले गए भाई? हमने कुछ बोला यहाँ पे सबको टेलीग्राम से, ये लोग सब बाहर जाके मौज कर रहे हैं। मतलब हमें प्यास नहीं लगती क्या? हम भी वहाँ पे 1 घंटे सुनो जरा, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठो, थोड़ा बीच में जो है बीच से उठो, थोड़ा डिस्टेंस और सुनो, आप लोग आ गए हो, आप लोग बच्चे पकड़ के तुम भी से कोई करना ना पाओगे, आप भी यहाँ क्या? ये काम क्या? वो सार्थक हाँ बैठ, थोड़ा दूर ही बैठे। अगर देखो मत यार, थोड़ा ऑनेस्ट के लिए हमने क्यों बुलाया? क्वेश्चन पहले ही पढ़ने लगे, समझ लो यार। चलिए पता चल जाएगा अभी कल परसों में सबका कैसे तैयारी हो रही है। पढ़ के आए कि नहीं सब लोग? और सारे तो चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत? थोड़ी देर बाद आप लोगों का टाइम पे इशू था ना, 8 बजे की जगह 9 बजे। रिकॉर्डिंग बंद है या चल रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है।